नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान यादव आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube पे हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले करंट अफेयर्स श्रृंखला चल रही थी, करंट अफेयर्स कई पढ़े थे। दोस्तों, हाल ही में BU का पेपर हुआ है और आप लोगों ने GS देखी है, किस लेवल की आई है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये सीख है एक हिसाब से कि हमको किस हिसाब से पढ़ना है। जो भी पेपर होंगे, चाहे वो SI का हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, PCS हो, कोई भी एग्जाम हो, आपकी करंट हो या GS हो, वो अच्छी है। अच्छी का मतलब क्या है? जो आपको देखने में हार्ड लगती है वही आएगी। क्यों? कंपटीटर बहुत ज़्यादा हो चुका है। आपको क्या लगता है? अब देखो, BU में 5.5 लाख फॉर्म था। आप अभी SI की वैकेंसी आएगी तो SI की वैकेंसी में कम से कम 15 लाख फॉर्म होगा, इससे कम फॉर्म नहीं पड़ेगा। 15 लाख बच्चों में से एक पेपर से बच्चे निकालने 9,500 बच्चे निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है पेपर का लेवल कैसा रखा जाएगा? हाई रखा जाएगा। अरे रखने दो पेपर को हाई, हमें क्या है, हम उससे ज़्यादा हाई क्या करेंगे? तैयारी कर लेंगे। उसी क्रम में हम लोग आज GS पुनः शुरू करते हैं। करंट के बाद पुनः GS शुरू करते हैं। GS में आज हम स्टार्टिंग करेंगे। अब जो स्टार्टिंग लोग करेंगे उसको थोड़ा टाइम भले ही लगे, थोड़ा डिटेल से देखा जाएगा। जो क्वेश्चन बन सकते हैं अधिकतम वो हम लोग देखेंगे। आपको पता है हिस्ट्री में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का हिस्सा जो तुम्हारा है, जो मॉडर्न आपकी हिस्ट्री है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आया करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे, यूट्यूब पे पढ़ते रहेंगे। और आपको पता ही है कि लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होनी है। हम लोगों की डेमो कल हो चुका है, तो लाइव क्लासेस के माध्यम से भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत की बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग अधिकांशतः कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं? एक समय जब हम देखेंगे कि जब यूरोपीय कंपनियां, ठीक है, भारत में आना प्रारंभ करती हैं, उद्देश्य उनके क्या होते हैं? व्यापार होता है। व्यापार के उद्देश्य से यूरोपीय कंपनियां आती हैं, वहां से हमारा क्या होता है? मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग हम लोग मानते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे। देखेंगे यूरोपीय कंपनियां किस प्रकार से देश में आई हैं, कैसे उन्होंने यहाँ पे व्यापार किया, व्यापार के साथ साथ कैसे उन लोगों ने यहाँ पे अपना शासन प्रारंभ कर दिया, और उससे क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों से क्वेश्चन जो तुम्हारा आया करता है, एक तो क्वेश्चन सबसे पहले यही आता है कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है और कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या है। तो आपको पता है यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है। सबसे पहले कौन आते हैं तुम्हारे? पुर्तगाली आते हैं, फिर कौन आते हैं? डच आते हैं, फिर कौन आते हैं? अंग्रेज आते हैं, फिर कौन आते हैं? डेन आते हैं, फिर कौन आते हैं? फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, ये क्रम कई बार पूछा गया है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम कौन सा था। तो ये था कौन? सबसे पहले तुम्हारे कौन आए? तो पुर्तगाली आए, पुर्तगाल से आए। उसके बाद तुम्हारे कौन आए? डच। डच लोग कहाँ से आए? हॉलैंड, नीदरलैंड से आए तुम्हारे। उसके बाद तुम्हारे कौन आए? अंग्रेज आए। अंग्रेज कहाँ से आए? इंग्लैंड, ब्रिटेन से आए। उसके बाद तुम्हारे कौन आए? डेन आए। डेन कहाँ से आए? डेनमार्क से आए। और उसके बाद लास्ट में कौन तुम्हारे आए? फ्रांसीसी आए। ये इनके आगमन का क्रम है। और कभी कभी क्वेश्चन तुम्हारा पूछ दिया जाता है कि इनके कंपनी स्थापना का, उसको हम लोग बाद में जानेंगे। कंपनी स्थापना को ऐसे देख लो, डच अंग्रेज से पहले आए हैं, ठीक है। डच की जो फैक्ट्री की स्थापना है वो 1602 में हुई है, लेकिन आ कब गए थे? 1596 में आ गए थे, लेकिन कंपनी की स्थापना कब? 1602 में। अंग्रेज कब तुम्हारे आए? तो अंग्रेज जो तुम्हारे आए वो इंडिया में 1608 में आए। कब आए? 1608 में आए, ठीक है। लेकिन कंपनी की स्थापना की कब हो गई थी? 1600 में हो गई थी, ठीक है। कंपनी स्थापना 1600 में कर ली थी इंग्लैंड में, लेकिन इंडिया कब आए? 1608 में आए, जहांगीर के शासनकाल में आए। पढ़ा होगा, जब अंग्रेज पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा कि जहांगीर के शासनकाल में अकबर के नाम का पत्र लेकर के आए, वो जब अंग्रेज टॉपिक पढ़ेंगे। पुर्तगाली में हम लोग पढ़ते हैं कि 1498 में कौन आया? तो वास्को डी गामा का नाम सुना होगा, तो 1498 में आ गए थे। डेन कब आए? 1616 में आए तुम्हारे, ठीक है। और फ्रांसीसी कब आए? 1664 में। तो यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन आपके हो गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप लोग देख रहे हैं जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार से आते हैं। वो इस प्रकार से लिख देगा और फिर कहेगा कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसी प्रकार से 2 3 1 4 1 2 3 4 इस प्रकार से ऑप्शन देगा कि इसको मैच करके बताइए,
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन। तो अगर बात करें वो यहाँ पे यूरोपीय कंपनियों के आगमन की भारत में, तो कौन सा लगाएंगे, ये लगाएंगे। अगर कंपनी स्थापना की बात करेंगे तब कंपनी स्थापना में नंबर 1 पे पुर्तगाली हो जाएंगे, नंबर 2 पे तुम्हारे कौन हो जाएंगे, तो नंबर 2 में कंपनी स्थापना किसकी हुई थी, अंग्रेजों की हुई। कब हुई, 1600 में। तो नंबर 2 पे फिर कौन हो जाएंगे, अंग्रेज हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद तुम्हारे कौन होंगे, तब डच होंगे, ठीक है, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। डच और अंग्रेज का क्रम केवल बदल जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम सब लोग सबसे पहले चलते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली को देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे किस प्रकार से आए और इनके यहाँ आने का उद्देश्य क्या था, और वहाँ से भेजा किस शासक ने। या हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियां, ये किसके शासनकाल में, वहाँ किसका शासनकाल है और इंडिया में उस समय किसका शासनकाल है, इन बातों को भी हमको ध्यान रखना है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, कोई कहीं जाता है तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। अगर आप भी कोचिंग आते हैं तो आपका भी कोचिंग आने का क्या है, उद्देश्य है। किसी नाते रिश्तेदारी जाते हैं तो वहाँ जाने का क्या है, उद्देश्य है। हो सकता है मिलना उद्देश्य हो, ठीक है, और भी कोई उद्देश्य हो सकते हैं। उसी प्रकार से यूरोपीय कंपनियां आ रही तो उनके भी कोई उद्देश्य है। तो इनका उद्देश्य क्या था, यहाँ पे व्यापार करना। देखो दोस्तों, ये पुर्तगाल, ये क्षेत्र यूरोप का, ठीक है, और ये क्षेत्र आपका एशिया कॉन्टिनेंट, और ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। देखो ऐसा नहीं कि केवल ये जलमार्ग ही था, यूरोपीय कंपनियां चाहती तो स्थल मार्ग से भी आ सकती थी। भाई यहाँ पे यूरोप और एशिया का जंक्शन कौन है, टर्की। अभी केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर केबीसी देखा हो तो उसमें क्वेश्चन आया था कौन सा ऐसा शहर है जो यूरोप और एशिया में स्थित है। केबीसी का क्वेश्चन है, और कितने करोड़ का है कि कितने लाख का ये हमें याद नहीं है, लेकिन केबीसी में पूछा गया था कि कौन सा शहर है जो एशिया और यूरोप के बीच यानी दोनों में स्थित है। तो टर्की का इस्तांबुल शहर है जो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। टर्की का भी क्वेश्चन आता है, ये एशिया यूरोप दोनों में तुम्हारा आता है, ध्यान रखना। तो जब यूरोप एशिया दोनों में आता है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रास्ता तो था तुम्हारा स्थल मार्ग का। तो क्या था, चाहते तो वो टर्की होते हुए इराक, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए खैबर गोमल इन दर्रों को पार करते हुए इंडिया आ सकते थे। तो एक तो स्थल मार्ग का रास्ता था, ऐसे ऐसे आ सकते थे, टर्की होते हुए, इराक, ईरान होते हुए, अफगानिस्तान आके आ जाते इंडिया। लेकिन नहीं, उन्होंने रास्ता कौन चुना, जल मार्ग का चुना। इस बात को ध्यान रखना है। ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है या इंडिया है, यहाँ पे जो आपका ओशियन है वो कौन सा आपका ओशियन है, इंडियन ओशियन। क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है, इंडियन ओशियन का है, हिंद महासागर है। और ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिम में और आपका जो यूरोप के पश्चिम में जो आपका ओशियन है वो तुम्हारा कौन सा है, अटलांटिक ओशियन है। कौन सा है, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन। अब यहाँ पे ये ओशियन क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता चलेगा कैसे लोग यहाँ पे आए, कैसे रास्ता भ्रमित हो गए और वापस चले गए या कहीं दूसरी जगह चले गए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब ये आए कुछ उद्देश्य थे, व्यापार किसका, व्यापार मसालों का। आपको पता है ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर जो है इंडिया से नहीं जाती है, इंडिया से 876 किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। भूमध्य रेखा जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को लगभग बीचों बीच से जाती है, 2 बराबर भागों में कह सकते हैं, या मिडल से जाती है, कौन, 0 डिग्री। जब बीचों बीच से 0 डिग्री जाती है, आपको ये पता है भूमध्य रेखा पे गर्मी ज्यादा होती है। भूमध्य रेखा से हम नॉर्थ की ओर बढ़े या साउथ की ओर बढ़े, धीरे धीरे क्या होता है, ठंडी प्रारंभ हो जाती है। आपको ये भी पता है कि ऐसे आपकी जो इंडिया की बीचों बीच से लगभग गुजर रही है वो आपकी क्या है, 23.5 डिग्री एन है, यानी कर्क रेखा है, ठीक है। मकर रेखा तो और नीचे चली जाएगी इधर। तो अब यहाँ पे कर्क रेखा के भी ऊपर तुम्हारा क्या है, यूरोप है। तो जाहिर सी बात है ये यूरोप कॉन्टिनेंट जो तुम्हारा है ये क्या है, ठंडे, आपका ठंडा महाद्वीप है, या हम कैसे यहाँ के जो देश हैं वो ठंडे हैं। अब जब ठंडे देश हैं, यहाँ की जलवायु ठंडी है, तो यहाँ के लोग जो खाना खा रहे होंगे यहाँ से तो भिन्न होंगे। भाई ऐसे ही आप समझ लो, आप गर्मियों में खाना किस प्रकार का खाते हैं और जाड़ों में किस प्रकार खाते हैं।
जब जाड़ा होता है तो आपको क्या लगता है, भाई गरम गरम कॉफी हो, पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, बढ़िया चाट खूब गरम गरम खाते हैं, कड़वी कड़वी चाट खाते हैं, मसालेदार। जब वही गर्मी भीषण पड़ती तब क्या करते हो, आलू बॉयल कर ले, आलू भून ले, डाल के नमक उसी से काम चला ले। कहते कुछ नहीं, केवल एक ही रोटी खाएंगे, ठीक है, या सादी सब्जी बना लो। गर्मी में ही होता है, गर्मियों में क्या होता है, तला भुना कम खाते हो, क्यों, गर्मी की वजह से, और सर्दियों में तला भुना ज्यादा खाते हो, क्यों, सर्दी की वजह से। अब जाहिर सी बात है ये आपके ठंडे प्रदेश हैं, तो यहाँ के लोग जो हैं वो क्या है, मसालों का प्रयोग ज्यादा करेंगे। किसका करेंगे, मसालों का प्रयोग ज्यादा करेंगे। अब मसाले यहाँ पे देखो, तुमको टेस्ट तब तक नहीं आएगा जब तक तुमको कोई ना कोई कुछ खिलाएगा नहीं। तो टेस्ट तो इन्होंने लिया होगा ना मसालों का, और इनको मसालों का टेस्ट दे कौन रहा है, ये आपके अरब क्षेत्र है, आपका अरब प्रायद्वीप है। ये आपकी खाड़ी कौन सी है, आपको पता है, ये फारस की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी, ये आपकी फारस की खाड़ी है। ये आपकी कौन सी खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है। बीच में आपकी हारमुज स्टेट है, हारमुज संधि है। तो ये जो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी है, इस खाड़ी से, और ये आपको पता है केरल है। केरल को मसालों का बागान कहा जाता है, ये भी आपको पता है। भारत को मसालों का घर कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मसाले खूब होते हैं। काली मिर्च ले लो, लौंग ले लो, ठीक है, ये सब मसाले बहुत हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये लोग क्या करते थे, अरब व्यापारी, देखना भूमिका कहाँ से बनी है, ये आखिर यहाँ आने को क्यों आना चाहा यहाँ पे। ये लोग क्या करते थे, अब फारस की खाड़ी में डाली नाव से क्या है, यहाँ केरल चले आए और यहाँ से लिया मसाला सस्ते दामों में, फिर लेकर के अपने वापस देश लौट गए। अब यहाँ से क्या कर दिया, सप्लाई कर दी कहाँ, यूरोपियन देशों में सप्लाई कर देते थे और अच्छा खासा प्रॉफिट उठाते थे। जिस व्यापारी को ज्यादा लाभ हो रहा होगा वो ये बताएगा नहीं कि ये चीज हम कहाँ से ला रहे हैं, वरना दूसरे लोग भी आ जाएंगे, उसका लाभ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंपटीटर बढ़ जाएंगे। अब लेकिन ये तो जानते ही थे यूरोपवासी कि ला कौन रहा है, इधर के लोग ला रहे हैं, पूर्वी क्षेत्र के लोग अगर मसाला ला के बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है इधर से ही मसाला आ रहा होगा। और उस समय आपको पता है इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। सोना का मतलब क्या होता है, यहाँ पे धन धान्य सब था, ठीक है, कृषि प्रधान देश था, सब कुछ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पुर्तगाल से, ठीक है, इसके पहले एक चल चुका है, स्पेन से चला था, ठीक है, स्पेन से चले थे, ठीक है, लेकिन वो स्पेन के जो थे वो यहाँ पे आ नहीं पाए थे और वो कहाँ चले गए थे, अमेरिका चले गए थे, ठीक है। यहाँ से पुर्तगाल से जो चलते हैं सबसे पहले कौन चलते हैं, बार्थोलोम्यू डियास चलते हैं। कौन चलते सबसे पहले, बार्थोलोम्यू डियास सबसे पहले यहाँ से चले थे। लेकिन वो कहाँ तक पहुंचे थे, ये केप ऑफ, यहाँ पे पड़ता है केप ऑफ गुड होप, जो स्पेन से चले थे उनका एक नाम याद कर लेना, बाई चांस पूछ दिया जाए तो ध्यान रखना। कोलंबस थे, स्पेन से कौन चले थे, कोलंबस चले थे, वो इधर आए थे लेकिन इधर आके ऐसे मुड़ गए थे और किसकी खोज कर डाली थी, अमेरिका की खोज कर डाली थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नई दुनिया का देश अमेरिका को किसने कहा, तो कोलंबस ने कहा, या अमेरिका की खोज किसने की, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस ने की। तो इस बात को भी ध्यान रखना। बार्थोलोम्यू डियास जो तुम्हारे आते हैं वो कहाँ तक आए थे, केप ऑफ गुड होप, या इसको हिंदी में बोले उत्तमाशा अंतरीप। कहाँ तक आए थे, उत्तमाशा अंतरीप तक आए और इसके आगे आ नहीं पाए और रास्ता भटक गए और वापस चले गए। और इन्होंने जो आए, बार्थोलोम्यू डियास जो आए, ठीक है, उन्होंने उत्तमाशा अंतरीप को एक नाम दिया तूफानी अंतरीप। क्वेश्चन पूछा आता है कि केप ऑफ गुड होप को या उत्तमाशा अंतरीप को तूफानी द्वीप की संज्ञा किसने दी, तो किसने दी थी, बार्थोलोम्यू डियास ने दी थी। अब बात आती है जब ये लौट गए तब देखो यहाँ पुर्तगाल के शासक कौन है, हेनरिक, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है राजधानी, देखो ये पुर्तगाल है, राजधानी क्या है, लिस्बन है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये सब क्वेश्चन मैचिंग क्या आता है, राजधानी मैचिंग का भी क्वेश्चन आता है, किस नदी किनारे शहर बसा हुआ है इसका भी क्वेश्चन आता है। खांसी आ गई है, कोरोना ना समझना, ठीक है, और कोरोना होगा भी तो मोबाइल से नहीं प्रसार होगा, कोई बात नहीं है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाए रखो सब लोग, ठीक है। राजधानी क्या है, लिस्बन, ठीक है। शासक कौन, यहाँ के
हेनरिक, प्रिंस हेनरिक भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। इन्होंने दूसरे को भेजा, जाओ अब ये तो नहीं काम कर पाए, तुम जाओ। अब जो आता है वो कौन आएगा, वो आएंगे वास्को डिगामा आएंगे। कौन आएंगे, वास्को डिगामा। देखो इनको, मेन जो है वो कौन आए, वास्को डिगामा। यहां पे एक तुम्हारा पड़ता है द्वीपीय देश, इस द्वीपीय देश का नाम है मेडागास्कर। द्वीपीय देश का नाम क्या है, मेडागास्कर है। यहां पे जब आए मेडागास्कर तो यहां पे एक इंडियन व्यक्ति मिला, वो रहने वाला कहां का था, गुजरात का था, ठीक है। और यहीं पे मेडागास्कर मिल गया। जैसे तुम नानी के यहाँ अपने जा रहे हो, ठीक है, नानी क्या तो मान लो पुरानी जगह है, कोई दूसरी जगह जा रहे हो, नई जगह जा रहे हो, ठीक है। तो अरे मान लो ससुराल जा रहे हो पहली बार, ठीक है, और तुम रात में गए ससुराल तो रास्ता भूल गए, नहीं पता, तो चौराहे पहुंचे, वहां पे पूछा यार इधर कोई गांव है जो भी तुम्हारे ससुराल हो, तो क्या कोई व्यक्ति अगर वहां का, अरे कहना जानते चलो चलो हम चल रहे हैं, अभी तुमको छोड़ के आते हैं, वो क्या है तुमको उस गांव तक ले जाएगा, बता देगा वो घर है, चले जाओ। वही हाल था किसका, यहाँ पे अब्दुल मनीक का। मेडागास्कर में कौन मिला, अब्दुल मनीक। क्वेश्चन आता है कि वास्को डिगामा किस पथ प्रदर्शक की सहायता से कप्पकडाबू या कालीकट पहुंचा, तो वो कौन था, अब्दुल मनीक। अब अब्दुल मनीक यहां मिल गया, अब उससे गुजरात का था, कहां का रहने वाला था, गुजरात का रहने वाला था, गुजराती पथ प्रदर्शक था, गाइड था। उससे पूछा होगा कि यार इधर कोई मसालों का देश है, बहुत मसाले होते हैं, तो उसको तो पता है, कहता अरे हमारे तो देश है, चलो भी चलते हैं। वो लेकर के गया, लेकिन होशियार, ध्यान रखना, जो तुमको रास्ते में कभी भी इसको ट्राई करके देख लेना, किसी गांव जा रहे हो, रास्ते में जो व्यक्ति मिलेगा वो तुमको अपने घर नहीं ले जाएगा, चलो पहले चाय हमारे पी लो फिर क्या चले जाना, वो बता देगा घर, हाँ वो घर है जाओ। तो मसालों बागान पूछा था गुजरात का, उसने कहा वो केरल है, ठीक है, उधर आप चले जाओ, हम गुजरात निकल जाएंगे। अब यहां पे जब पहुंचे, ठीक है, तो जब गुजरात यहां पे केरल पहुंचे, और क्वेश्चन आता है केरल के किस बंदरगाह पहुंचे, ध्यान रखना। तो बंदरगाह का जो नाम है, वो बंदरगाह का नाम है कप्पकडाबू। सामान्यतः कालीकट लिख करके आता है, क्या लिख करके आता है, कालीकट। कालीकट जगह है वो, वहां पे जो बंदरगाह था उसका नाम था कप्पकडाबू बंदरगाह था। यहां पे शासक था, ठीक है, शासक कौन था, शासक को ध्यान रखना है, ठीक है। यहां का जो शासक था उस समय वो कौन था, जमोरिन था। कौन था, जमोरिन शासक था। जमोरिन ने क्या किया, स्वागत किया। क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है कि जब वास्को डिगामा, डेट पे मत जाना, कहीं कहीं 20 में, कहीं कहीं 17 में लिखा हुआ है, ठीक है, 1498, 20 में 1498 को जब कप्पकडाबू पहुंचा तो जमोरिन ने क्या किया, उसका स्वागत किया, ठीक है। तो ये डेट न दिखाई पड़े, ऊपर लिख दें, 20 मई 1498। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट टाइम पे नहीं इतनी ज्यादा, ठीक है। अब यहां पे जब जमोरिन ने स्वागत किया और रहने का उसका इंतजाम किया, ठीक है। अब जो व्यापारी था, कौन, अरब व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया, जमोरिन का क्या किया, विरोध किया। जमोरिन का क्या किया, विरोध किया वहां पे, ठीक है। विरोध करने के पीछे के कारण भी थे, क्या थे, इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब वास्को डिगामा को हम लोग पढ़ेंगे कि वास्को डिगामा का सफर जो था वो क्या था, क्या क्या उसने यहाँ पे किया, ठीक है। तो बात करते हैं वास्को डिगामा की। दोस्तों क्रम याद रखना है, जो लोग यहाँ पे आए हैं उनके काम भी याद रखना है, क्वेश्चन सब यहीं से बनने हैं वर्तमान में, ठीक है। वो घिसे पिटे क्वेश्चन पूछने बंद हो गए। वास्को डिगामा जो तुम्हारा है वो कब आया, आपने पढ़ा 1498 में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, तो भारत आने वाला, भारत तक पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, तो कौन हो गया, वास्को डिगामा हो गया 1498 में। ये कुल 3 बार यहां पर आता है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसका पूरा सफर हम लोग देखते हैं। जब बात की थी हमने केरल की,
केरल में जो जमोरिन ने स्वागत किया था, अरब व्यापारियों ने क्या इनका विरोध किया। जब वास्को डिगामा भारत से वापस कहाँ गए, पुर्तगाल गए, तो जो मसाला लेकर के यहाँ से गए थे, जब उसको जा करके बेचा जा करके, तो इनको 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ, 60 गुना ज़्यादा फायदा हुआ। मतलब 100 रुपये की चीज़ कितने की बिक गई, जाके 6000 की बिक गई। सोचो कितना ज़्यादा प्रॉफिट। अब जब खुद के ऊपर अप्लाई कर लो, तुम्हारे गांव का कोई बच्चा अगर बाहर निकल के चला जाए, दिल्ली में चला जाता है, तो क्या करता है, अगर वो लौट करके आए साल भर में और लौट करके गांव आए, गांव आने के तुरंत बाद चला जाए, ठीक है, आसपास के क्षेत्र में एजेंसी चला जाए, बाइक ले आवे, टीवी ले आवे, घर बनवाना शुरू कर दे, तो जो पड़ोसी होते हैं ना, पड़ोसी की बड़ी चिंता, वो मसाला खिलाएंगे उसको, ठीक है, और भी कई चीज़ें, क्योंकि मसाले के लिए आए थे, ठीक है, तो मसाला ध्यान रखना है, उसको खुश करने की कोशिश करेंगे जो व्यक्ति पैसेदार हो गया। फिर पूछेंगे यार वहाँ पे क्या कर रहे थे तुम, हमको भी बताओ, हम भी यहाँ निठल्ले घूम रहे हैं, ठीक है, तब क्या है उससे पूछने की कोशिश करेंगे। अब वास्को डिगामा गया, 60 टाइम्स प्रॉफिट उसको हुआ, 60 गुना ज़्यादा फायदा उसको हो गया। अब क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो और लोग हैं, ठीक है, वो आने की कोशिश कर रहे हैं, तो कौन आएगा इसके बाद, पेड्रो अल्वारेज आएगा। लेकिन पहले हम वास्को डिगामा को ही पूरा पढ़ लेते हैं, इसकी पूरी जर्नी पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, वास्को डिगामा जब गया था 1498 में, ठीक है, 1500 में पेड्रो अल्वारेज आता है, ये दोबारा फिर जो है 1502 में आता है। कब आता है, 1502 में पुनः आता है। तो पहली बार कब आया, 1498 में आया, दूसरी बार कब आया, 1502 में आया, ठीक है। और इस बार इसका जो उद्देश्य था, क्या था कि अब हम जो है क्या करेंगे, वहां पे अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे। क्या करेंगे, फैक्ट्री स्थापित करेंगे। तो फैक्ट्री स्थापित करने के क्रम में उसने क्या किया, 1503 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब कंपनी स्थापना की, तो 1503 में इसने कालीकट में क्या की, फैक्ट्री स्थापित की। 1502 में पुनः भारत आया और 1503 में उसने क्या किया, कालीकट में फैक्ट्री स्थापित की, जमोरिन के सहयोग से, जमोरिन की आज्ञा से, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, अरब व्यापारियों का बहुत विरोध हो रहा था, जमोरिन पे बहुत दबाव था, तो इसको, जमोरिन को क्या करना पड़ा, इस फैक्ट्री को क्या है, बंद करवाना पड़ा। फैक्ट्री को क्या करना पड़ा, बंद करवाना पड़ा। तो 1503 में जो फैक्ट्री खोली थी, वो पुर्तगालियों की कैसी थी, असफल थी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है, पहली सफल फैक्ट्री कौन सी थी, या पहली कौन सी थी। पहली पूछे तो सफल असफल में जो पहली हो, तो पहली पूछेगा तो 1503 कालीकट लगाएंगे, और सफल की बात करेगा तो फिर क्या है, 1505 कन्नूर, ठीक है। 1505 में फिर क्या, कन्नूर, कन्नूर कहां पड़ेगा, कोचीन, ठीक है, कन्नूर यानी कोचीन में, ठीक है, फैक्ट्री की स्थापना की। तो पहली सफल कोठी की बात करें 1505, कोचीन पहली की बात करें तो कालीकट 1503। ये था किसका, वास्को डिगामा का दूसरी बार यहां आने का उद्देश्य। फिर चला जाएगा और इसके बाद बीच में आएंगे, ठीक है। फिर ये तीसरी बार फिर आता है, और तीसरी बार जब आएगा तब 1524 में आएगा। क्वेश्चन पूछाता है कि वास्को डिगामा कुल कितनी बार भारत आया, तो इसका आंसर होगा 3 बार, ठीक है। तो तीसरी बार ये आता है, तो तीसरी बार जब आएगा तो सन होगा 1524, और 1524 में ये पुर्तगाल का वायसराय बनकर के आएगा। क्या आएगा, वायसराय बनकर के। और 1524 में ही इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और कोचीन में इसको क्या है, दफना दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पुर्तगाली की समाधि कोचीन में है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि किस पुर्तगाली की समाधि कोचीन में है पूछा जाए तो किसकी हो जाएगी, वास्को डिगामा की। तो वास्को डिगामा से हमने कई सारे क्वेश्चन देखे कि एक देखा कि ये आया कब, 20 मई 1498 को आया, ठीक है। दूसरी बार कब आया, 1502 में आया। उद्देश्य क्या था, कब फैक्ट्री को स्थापित करना था। पहली फैक्ट्री 1503 कालीकट में खोली, उसके बाद वो असफल रही। 1505 में कन्नूर कोचीन में इसने कंपनी की स्थापना की। उसके बाद ये फिर वापस चला गया, फिर पुनः 1524 में भारत आया और वायसराय बनकर के आया, और बाद में इसकी भारत में ही मृत्यु हो गई और इसको कोचीन में दफना दिया गया, ठीक है। ये तो था सफर वास्को डिगामा का, जो 1498 से आकर के 1524 तक चलता है। अब इसके बाद 1498 के बाद का क्रम देखेंगे तो सन हमारा आएगा 1500,
1500 में हमने बात की कौन आता है, तो 1500 में आता कौन है, पेड्रो अल्वारेज। वैसे नाम है पेड्रा अल्ब्रेच कैब्रल भी कहते हैं, पेड्रा अल्वारेज भी कहते हैं, ठीक है, नाम समझ जाना, पेड्रा अल्ब्रेच, ठीक है, पेड्रा अल्वेज और कैब्राल भी बोलते हैं इसका, पेड्रा अल्ब्रेच कैब्राल, शॉर्ट में पेड्रा अल्वारेज भी बोल देते हैं। ये कब तुम्हारा आता है, तो ये कब तुम्हारा आता है 1500 में। अभी जो हमने स्टोरी सुनाई थी आपको, एक एग्जाम्पल दिया था, क्या एग्जाम्पल दिया था कि जब पड़ोसी कुछ लाता है कहीं से और देखने में लगता है वो पैसे वाला हो गया है, ठीक है, तब क्या करता है, पड़ोसी पूछता है। तो अब वही पेड्रा अल्वारेज या अल्ब्रेच कैब्राल जो तुम्हारा है, वो 13 जहाज, उसने एक जो वास्को डी गामा था एक जहाज लेकर के आया था, और ये 13 जहाजी बेड़े लेकर के कि इस बार तुम भर लाएंगे अच्छे से इंडिया, सब मसाला, थोड़ा ले गया 60 गुना फायदा उठाया, हम तो सब फायदे उठा लेंगे सब। तो 1500 में कौन आता है, पेड्रा अल्ब्रेच कैब्राल आता है, 13 जहाजी बेड़े लेकर के आता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, हमें नहीं कंफ्यूजन है, बुक्स में कंफ्यूजन है, कहीं पे 13 लिख करके आता है, कहीं 2 लिख के आया, कहीं 17, कोई कहता है कि 2 जहाजी बेड़े लेकर के आता है, कोई कहता है 13 जहाजी बेड़े, कोई 17, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको भ्रमित नहीं होना है, ये क्वेश्चन आज तक तो नहीं पूछा गया कभी कितने जहाजी बेड़े लेकर के आया, बाई चांस पूछ भी रह जाए तो 13 ही सर्वमान्य माना जाता है, 13 ही आपका होगा। लेकिन बस ये पूछेगा, क्रम पूछेगा कौन किस क्रम से आया, तो वास्को डी गामा देखा, वास्को डी गामा के बाद पेड्रा अल्ब्रेच कैब्राल को हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद जो तुम्हारा होगा वो थोड़ा ठीक ठाक वाला आएगा, ये तो केवल यहाँ पे आए थे कि हम ले करके फिर वापस चले जाएंगे। इसके बाद जो तुम्हारा आता है उसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, अल्मेडा, फ्रांसिस द अल्मेडा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो तीसरे नंबर पे जो आ रहे हैं पुर्तगाली, उनका नाम है फ्रांसिस डी अल्मेडा। तीसरे नंबर पे कौन आ रहे हैं, फ्रांसिस डी अल्मेडा आ रहे हैं, और ये कब आए, 1505 में आए और 1509 तक रहे, 1505 से लेकर के 1509 तक रहे कौन, फ्रांसिस डी अल्मेडा। इनका क्वेश्चन क्या आता है, एक तो क्वेश्चन ये आता है कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। अभी तक सिर्फ व्यापार के उद्देश्य ऐसे ही आ रहे थे एक व्यापारी के रूप में, लेकिन फ्रांसिस द अल्मेडा जो था ये गवर्नर बनकर के आया। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो पहला पुर्तगाली गवर्नर का क्वेश्चन आए तो फ्रांसिस द अल्मेडा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसने एक नीति चलाई, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, शांत जल की नीति। क्वेश्चन आता है शांत जल की नीति, या बात करें ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करें कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, नीले पानी की नीति किसकी थी, तो किसकी थी, अल्मेडा की थी। क्यों, अभी हमने बताया था आप लोगों को, जैसे मान लो ये आपका जो इंडियन ओशियन था, तो पुर्तगालियों ने कह रखा था कि जो इंडियन ओशियन से हिंद महासागर से सबसे पहले हम आए हैं तो इस पे हमारा अधिकार हो गया। अब पढ़ेंगे कार्टेज अल्मेडा प्रणाली पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या था कि जो जाएगा यहाँ से हिंद महासागर से जाएगा वो क्या हमको टैक्स देते हुए जाएगा, ये रास्ता हमारा खोजा हुआ है, हमको टैक्स देगा। यहाँ तक कि अकबर भी जो था वो भी कोई ये टैक्स देता था यहाँ से निकलने का, ध्यान रखना क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन मेन तुम्हारा ये बनता है ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी चलाई हुई है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो तुम्हारी है अल्मेडा की है। पहला गवर्नर पूछा जाए तब भी तुम्हारा क्या है, अल्मेडा का। अब यहाँ पे क्या है, 2 युद्ध होते हैं, ये युद्ध जान लो, ठीक है, क्योंकि यहीं से ये लोग प्रारंभ कर देते हैं धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तार की, ठीक है। तो सबसे पहले 1508 में युद्ध होता है, ठीक है। कब होता है, 1508 में युद्ध होता है। किसके साथ होता है, चोल से युद्ध होता है। किसके साथ होता है, इसका नाम था चोल युद्ध। और इसमें था कौन, इसमें तुर्क, मिस्र और गुजरात, ठीक है। कौन कौन थे, तुर्क, मिस्र, गुजरात। एक तरफ कौन था, पुर्तगाली थे यानी अल्मेडा था, और दूसरी तरफ कौन थे, तुर्किस्तान के लिए, ठीक है, ये थे मिस्र के थे, और कौन थे तुम्हारे गुजराती। ये तीनों क्या होते हैं,
ये अल्मेडा यहाँ पे क्या हो जाता है, हार जाता है, और ये लोग क्या हो जाते हैं, यहाँ पे जीत जाते हैं। तो चोल के युद्ध में अल्मेडा क्या हो गया था, हार गया था। इसके बाद 1509 में क्या होता है, 1509 में जो होता है वो दीव का युद्ध होता है। कौन सा होता है, दीव युद्ध होता है। और फिर उसमें यही थे कौन कौन, एक तरफ अल्मेडा, आपको पता है दीव कहाँ है, अगर बात करें इंडिया की तो ये यहाँ पे दीव है, और यहाँ पे क्या है, दमन है। ये भी क्वेश्चन सस्ते में पूछा गया है, दीव किससे अलग हुआ भाग है, तो लोग आंख बंद करके लगा देते दमन से अलग हुआ भाग, दमन दीव पढ़ते नहीं, दीव किससे, गुजरात से अलग हुआ भाग है। क्वेश्चन तुम्हारा पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीव का युद्ध फिर वही तुम्हारा, एक तरफ अल्मेडा, एक तरफ तुर्क, एक तरफ मिस्र, मतलब एक तरफ अल्मेडा, मिस्र, तुर्क और ये गुजरात, ये एक साइड में थे, अल्मेडा के खिलाफ थे। इस बार क्या हुआ, ये क्या गए हार, अल्मेडा गया जीत। इतिहास से सीखो, बार बार प्रयास करते रहो, कभी ना कभी तो सफल हो ही जाओगे। कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सब पढ़े लिखे हो। इसके बाद तुम्हारा क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इनका और अधिकार हो गया, इंडियन ओशियन पे क्या हो गया, और ज्यादा अधिकार हो गया। इसके बाद जो तुम्हारा होता है अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है। कौन आता है, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कब आएगा, 1509 में आएगा और 1515 तक रहेगा। 1509 से 1500 कहाँ तक रहता है, 15 तक रहता है। इसके बाद में 1515 में मृत्यु होती है और इसको गोवा में दफना दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हमने पढ़ा था कोचीन, कोचीन में किसकी मजार है, ठीक है, तो कोचीन में किसकी मजार थी, वास्को डिगामा की। और गोवा में किसकी मजार है, तो गोवा में किसकी हो जाएगी, अल्बुकर्क की। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, गोवा में अल्बुकर्क की मजार और वहां पे कोचीन में वास्को डिगामा। अब यहां पे क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछाता है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, तो ध्यान रखना दोस्तों, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, अल्बुकर्क को। पहला गवर्नर किसे कहा जाता है, अल्मेडा को। शांत जल की नीति किसने चलाई, अल्मेडा ने। इसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, तो इसके पीछे के कोई ना कोई रीजन होंगे। क्यों, आपको पता है, ये क्षेत्र इधर आपका, ये बीजापुर क्षेत्र पड़ेगा, कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है, सब आ गया। तो ये क्षेत्र तुम्हारा है, ये सब बीजापुर का क्षेत्र है। बीजापुर के शासक उस समय थे यूसुफ आदिल शाह, उनके अंडर में था गोवा। कौन सा था, गोवा। गोवा को छीन लिया था किसने, अल्बुकर्क ने। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछाता है, इसने 1510 में यूसुफ आदिल शाह, इसने क्या किया, 1510 में यूसुफ आदिल शाह से क्या कर लिया, गोवा छीन लिया। तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि गोवा को किसने छीना, तो गोवा को किसने छीना, अल्बुकर्क ने छीना। किससे छीना, तो छीना किससे, यूसुफ आदिल शाह से छीना। जब छीन लिया तो इसने, इसका प्रभुत्व यहां पे स्थापित हो गया, क्षेत्र इसके अंडर में आ गया। तो इसीलिए क्या हो गया, व्यापार के साथ साथ इनका उद्देश्य यहां पे क्या हो गया, सत्ता पाना भी हो गया, शासन भी हो गया। इसीलिए अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद देखो क्या होता है, इसने कई सारे किए, विजयनगर का इसमें शासक। इसके बाद जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे उधर जब मॉडर्न हिस्ट्री, उस एंशिएंट हिस्ट्री चल रही तुम्हारी, तो वहाँ पे पढ़ेंगे विजयनगर में कृष्णदेव राय उससे अनुमति लेता है कि यहाँ पे हम कोठी वगैरह बना ले, वो अनुमति देता है, ठीक है। मलक्का वगैरह पे अधिकार करता है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 1511 में भाई, 1510 में इसने क्या किया, गोवा पे अधिकार कर लिया, गोवा को छीन लिया। 1511 में पूछा जाए तो मलक्का पे अधिकार कर लिया। और बात की जाएगा 1515 की, तो हारमुज, अभी मैंने बताया था हारमुज, ओमान और फारस की खाड़ी के बीच, वो हारमुज बंदरगाह जो तुम्हारा, वहीं पे हारमुज क्षेत्र तुम्हारा है, वहीं पे बंदरगाह भी तुम्हारा है, उस पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। 1510 में गोवा, 1511 मलक्का और 1515 हारमुज पे अधिकार कर लिया, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, वास्तविक सत्ता का संस्थापक कहा गया। अब ये जब सत्ता यहाँ पे बना ली अपनी, अब ये तो था नहीं
कि अपने साथ कहा हो उसने, जब आया हो तो बुआ तुम भी चलो, मौसी तुम भी चलो, दादी तुम भी चलो, चाची तुम भी चलो, बीबी तुम भी चलो, किसी को नहीं लाया था, अकेले आया था। अब जब सत्ता है तो अब क्या करेगा, अब यहाँ पे वंश बढ़ाना भी तो उसको है, अपना साम्राज्य भी तो बढ़ाना है। तो उसने क्या कर दिया कि जो पुर्तगाली थे उनको छूट दे दी कि तुम भारतीय महिलाओं से विवाह कर सकते हो। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय महिलाओं से विवाह करने की अनुमति किसने दी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय महिलाओं से विवाह करने की अनुमति किस पुर्तगाली गवर्नर ने दी। तो वो गवर्नर कौन था, अल्बुकर्क था, जिसने कहा कि तुम भारतीय महिलाओं से विवाह कर सकते हो। अब दूसरी बात, आपको पता है ये समय वो है जब भारत में सती प्रथा, जौहर वगैरह चलता था। तो इसने क्या किया, अपने क्षेत्र में जो इसके क्षेत्र थे वहां पे इसने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। तो क्वेश्चन तुम्हारा आता है, कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद कर दिया, या सती प्रथा पे रोक लगाने वाला सबसे पहले कौन थे जिन्होंने सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया। तो हम देखेंगे किसको, तो अपने क्षेत्र में लगाया है पुर्तगालियों ने। तो अल्बुकर्क की बात करें तो इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक किसने लगा दी, तो अल्बुकर्क ने लगा दी। तो इसलिए अल्बुकर्क को हम कह सकते हैं ये राजा राम मोहन राय का पूर्वागामी है। क्वेश्चन कह सकते हैं, पूर्वानुगामी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बाद में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से संपूर्ण भारत में सती प्रथा पर रोक लगती है, लेकिन पहले अपने क्षेत्र में किसने लगाया चुके हैं, अल्बुकर्क इसको काम कर चुके हैं। बाद में अकबर वगैरह पढ़ेंगे, वो भी रोक लगाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद जो है ये जब इसके बाद सब करते रहे, निपट गए, मजार बन गई गोवा में। अब क्या है, दूसरे जो तुम्हारे हैं पुर्तगाली गवर्नर आएंगे, उनका नाम है नीनो डी कुन्हा। वैसे इंपॉर्टेंट अधिकांशता पर यहां तक है, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी अगर क्रम लगाने को आ जाएगा तो सबको पता होना जरूरी है और भी कौन था। इसके बाद कौन आते हैं, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा कब आते हैं, ये तुम्हारे कब आएंगे, 1524 में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये 1529 में आएंगे। कब आएंगे, 1529 में, ठीक है। 1529 से ये रहेंगे तुम्हारे लगभग 98 तक रहेंगे, काफी लंबे समय तक रहेंगे तुम्हारे, ठीक है। यहां पर तुम्हारा क्या होता है, यहां पे 98 कुछ ज्यादा हो जाएगा, 38 कब तक रहेंगे, 1538 तक रहेंगे, मिस्टेक हो गई। 1529 से कब तक रहेंगे, 1538 तक रहेंगे, ठीक है। नीनो डी कुन्हा, इनके ज्यादा काम नहीं है, बस यही पूछता है कि क्या क्या इन्होंने किया। तो ध्यान रखना, इन्होंने बेसिन और दीव पर अधिकार किया था। 1534 में बेसिन पड़ेगा महाराष्ट्र में, यहां पे अधिकार किया। और 1535 में जो था इन्होंने किस पे कर लिया, दीव पर अधिकार कर लिया। यहां का एक इंपॉर्टेंट विवाह है, ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विवादों से हम लोग चर्चा करेंगे उसकी, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना कि अभी तक जो हेडक्वार्टर था पुर्तगालियों का क्या था, कोचीन था। नीनो डी कुन्हा क्या कर रहे हैं, जो पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र है वो मुख्य केंद्र कहां ला रहे हैं, मुख्य केंद्र क्या हो जाएगा, गोवा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का जो मुख्य केंद्र है, ठीक है, वो कोचीन से गोवा कौन लाया। तो कोचीन से गोवा लाने वाले कौन है, नीनो डी कुन्हा है। ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है। इसके बाद एक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्या क्या इन्होंने किया यहाँ पे, ठीक है। गर्सियो डी नारोन, ये केवल जो नाम अभी लास्ट वाले अल्बुकर्क के बाद बताए हैं, इनका काम जो तुम्हारा है बस इतना है, जो तुम्हारा क्रम लगाने को आए वहीं से क्वेश्चन आते हैं। गर्सियो डी नारून, गर्सियो डी नारून की बात करें तो ये 1538 में आए। कब आए, 1538 में आए, ठीक है। इनका जो क्वेश्चन एक आता है, एक ही क्वेश्चन मैंने पूछा था यहां से, इंडिया की बात करें
तो अभी तक देखा आपने ये जो पश्चिमी तट है यहाँ पे अधिकार कर रहे हैं, और गर्सियो डी नोरोन जब आते हैं सीलोन पर के कुछ हिस्से में अधिकार, सीलोन किसको कहते थे? श्रीलंका को। श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर अधिकार करने वाले कौन थे? गर्सियो डी नीरोन। तो क्वेश्चन आता है कि सीलोन या श्रीलंका की बात करें कि सीलोन के कुछ भागों पर अधिकार करने वाले कौन से गवर्नर थे, कौन सा पुर्तगाली था? तो गर्सियो डी नोरोन थे। ठीक है, एक विवाह को देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 1661 में तुम्हारा विवाह होता है, तुम्हारा नहीं होता है, मतलब 1661 में जो विवाह होता है वो अंग्रेजों और पुर्तगालियों का एक मिलन था। मतलब दुश्मन यहाँ पे क्या है? नातेदारी कर लेंगे। ठीक है, दुश्मनी जो है वो रिश्तेदारी में यहाँ पे बदल जाएगी। नातेदारी रिश्तेदारी में अंतर होता है, सीटेट की जब क्लास लेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पहले चैप्टर है फैमिली चैप्टर। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी है, नाम है कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, या सीधे कह दें कैथरीन। राजकुमार हैं, राजकुमार पुर्तगाली नहीं है, लेकिन ध्यान रखना अंग्रेज राजकुमार। उनका नाम क्या है? चार्ल्स द्वितीय। इन दोनों का क्या हो गया? विवाह करा दिया गया। और विवाह में पुर्तगालियों ने क्या मांग लिया? बंबई मांग लिया। क्या मांग लिया? बंबई। आपको पता है बंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, बंबई बहुत प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी पता है। ठीक है, तो बंबई व्यापार की दृष्टि से क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अंग्रेजों को देखो कितनी अच्छी चाल थी। ठीक है, हर जगह वो फायदा ढूंढते थे। तुम में से भी बहुत लोग फायदा ढूंढते होंगे विवाह वगैरह में। ठीक है, तो मुंबई क्या इस बंदरगाह को क्या कर लिया? पा लिया दहेज में। अब दहेज में जब पा लिया तो यहाँ पे क्या है? इनका व्यापार क्या होगा? और सुगम हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि किसके विवाह में दहेज के रूप में बंबई दी गई? तो कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और चार्ल्स द्वितीय के विवाह में बंबई दहेज में दी गई। बाद में ये जो है जो अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय थे, इन्होंने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब तुम्हारे संपर्क में कोई अगर आएगा तो उससे कुछ न कुछ तो तुम सीखोगे। इसीलिए तो कहा जाता है संगत का असर बहुत होता है। तुम्हारी संगत अच्छे दोस्त से है, उसकी अच्छाइयाँ सीखोगे, बुरे दोस्त से हैं उसकी बुराइयाँ सीखोगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब पुर्तगाली भारत के संपर्क में आए तो पुर्तगालियों ने यहाँ पे बहुत कुछ दिया है। ठीक है, एक नाम चाहे और देख लो पहले, बाई चांस क्यों छोड़े हम लोग। तो नारोन के बाद एक और आते हैं मार्टिम, उनका नाम था मार्टिम डिसूजा। मार्टिम डिसूजा। मार्टिन डिसूजा कब आते हैं? 1542 में आते हैं। ठीक है, इनका एक क्वेश्चन आता है, इनके साथ डिसूजा के साथ एक ईसाई संत आया था। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। संत का नाम संत जेवियर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ ईसाई धर्म प्रचारक, ठीक है, संत जेवियर आए? तो संत जेवियर जो है वो मार्टिन डिसूजा के साथ आए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या योगदान पुर्तगालियों का रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या नई चीजें हमको मिली पुर्तगालियों से। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन तंबाकू। बहुतों की तो रोजी रोटी चल रही इससे। अभी लॉकडाउन में बहुत महंगा हो गया था तंबाकू। आलू, सब्जियों के तो राजा है आलू। ठीक है, टमाटर, बिना टमाटर चटनी कैसे बनेगी। काजू, ये तो हम अक्सर किसी के तिलक में जाते होंगे, तिलक बरीक्षा में, तिलक में देखते होगा तो एक थाली में सजाए रखे रहते हैं काजू, देखा होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने खाया भी होगा। मक्का, ठीक है, पपीता। मेन तुम्हारा तंबाकू और आलू पूछाता है। क्वेश्चन आता तंबाकू और आलू किसकी देन है? तो तंबाकू और आलू किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। ये क्वेश्चन पूछाता है।
इसके बाद तुम्हारा एक आता है प्रिंटिंग प्रेस। क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की। क्वेश्चन आ जाए तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है भारत में किसने की, तो किसने की, पुर्तगालियों ने की 1556 में। क्वेश्चन ऐसे आता है किसने सबसे पहले छापाखाना भारत में लगाया, तो किसने लगाया, तो पुर्तगालियों ने लगाया। और क्वेश्चन तुम्हारा आता है जहाज निर्माण की बात करें कि जहाज निर्माण की शुरुआत किसने की। पहली बार अकबर ने भी जहाज देखे थे, यहीं पे समुद्र देखा था, ठीक है। जहाज निर्माण कला किसकी थी, तो किसकी थी, पुर्तगालियों की थी। पुर्तगालियों के आने से जहाज बनने प्रारंभ हुए, ठीक है। एक तुम्हारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोथिक स्थापत्य कला। क्वेश्चन आता है गोथिक स्थापत्य कला किसकी देन है, तो गोथिक स्थापत्य कला जो है वो पुर्तगालियों की देन है। जिसे ना पता हो गोथिक स्थापत्य कला वो जान ले। जैसे इस प्रकार से कोई मकान बनाया गया है तो मकान बनाने के ऊपर इस प्रकार से डिजाइन बनाते हैं, इस प्रकार की डिजाइन थी, वही तुम्हारी क्या थी, गोथिक स्थापत्य कला थी। ये आज भी आप गोवा वगैरह जाओ वहां पे देखो, ठीक है। ये गोथिक स्थापत्य कला किसकी देन थी, तो किसकी देन थी, पुर्तगालियों की देन थी। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सागर स्वामी किसने कहा अपने आप को, तो पुर्तगालियों ने ही कहा, ठीक है। धार्मिक उच्च न्यायालय की बात करें कि उच्च न्यायालय किसने बनाया, तो इसी ने क्या है, गोवा में एक उच्च न्यायालय बनाया था। कब बनाया था, 1560 में। ऊपर लिखे दे रहे 1560 में गोवा में धार्मिक उच्च न्यायालय की स्थापना। सन में पूछ सकता है कि धार्मिक उच्च न्यायालय की स्थापना पुर्तगालियों ने कब की, तो कब की, 1560 में की। और कहाँ की, तो गोवा में की, ठीक है। इसी प्रकार तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन एक पीसीएस में पूछा गया है कि किस बंदरगाह को ये जो है सबसे महान बंदरगाह कहते थे, तो चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह कहते थे। चटगांव बंदरगाह, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए इसको ध्यान रखना है। चटगांव बंदरगाह की बात करें तो ये लोग क्या कहते थे, इसको महान बंदरगाह कहते थे। दोस्तों ये था कुछ, और ये भी ध्यान रखना पुर्तगालियों के हिस्से ही भारत और जापान के बीच व्यापार सुदृढ़ होता है। इसके बाद जो है ये पुर्तगाली थे हमारे। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो लोग डच को पढ़ेंगे, जो हालैंड से आए हैं। डच को पढ़ेंगे, अंग्रेज पढ़ेंगे, फिर डेन पढ़ेंगे, फ्रांसीसी पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए जो पुर्तगाली है इसको आप लोग ठीक से पढ़ लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, पेपर में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके आया करते हैं। तो डच और अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।